हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटनरी जॉब्स इंडिया पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं MPAVFO 2023 का पेपर सॉल्यूशन लेकर। पशुपालन विभाग से संबंधित सभी भर्तियों की ऑफिशियल जानकारी के लिए वेटनरी जॉब्स इंडिया के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी चैनल पर आपको वेटनरी कंपाउंडर भर्ती से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसे कि हरियाणा VLDA, MP AVFO, राजस्थान LSA, BSF, ITBP, वेटनरी हेड कांस्टेबल एट्सेट्रा जितनी भी वैकेंसी है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ सोल्व करवाए जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, द यूज ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स हैज़ बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट चॉइस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया इन पेशेंट्स विद सब। इनहेलेंट निश्चेतक के उपयोग को गंभीर डैश वाले रोगियों में एनेस्थीसिया के रखरखाव के लिए अच्छा विकल्प माना गया है। ऑप्शन है लिवर डिजीज, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड शुगर, प्रेशर प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिवर डिजीज, जिगर की बीमारी। लिवर डिजीज वाले रोगियों में एनेस्थीसिया के रखरखाव के लिए इनहेलेंट निश्चेतक को सबसे अच्छा विकल्प माना गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इन साइक्लोडेक्स्ट्रोन इज ए न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द ओल्डर स्टेरॉयड इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक सेफन। इसका मतलब है साइक्लोडेक्स्ट्रोन में डैश पुराने स्टेरॉयड इंजेक्टेबल निश्चेतक सेफन का एक नया संरूपण है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एल्फाक्सोलोन। थर्ड क्वेश्चन है, फेरामोन रासायनिक यौगिक है जो डैश के माध्यम से जानवरों के बीच संचार की अनुमति देते हैं। Pheromones are chemical compounds that allow communicate among animals through the dash. ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, विजुअल सिस्टम, ऑडिबल सिस्टम, ऑल्फैक्टरी सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑल्फैक्टरी सिस्टम, घ्राण प्रणाली। Pheromones are chemical communicators that play a crucial role in animal behavior and emotional regulation. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो डोज डेक्सामेथाजोन सप्रेशन LDDS टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच क्लिनिकल कंडीशन। यानी कि निम्न खुराक डेक्सामेथाजोन सप्रेशन LDDS परीक्षण का उपयोग किस नैदानिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एडिशन की रोग, हाइपो एडेनोकोर्टिज्म, हाइपरड्रेनोकोर्टिज्म। तो हाइपर एड्रेनोकोर्टिसिज्म जो है उसका मतलब है कोर्टिसोल नामक हार्मोन की अधिकता होना। इसे अक्सर कुशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है और यह एक जटिल स्थिति होती है। वेटनरी में LDDST टेस्ट जो है वह कुत्ते और बिल्लियों में हाइपर एड्रेनोकोर्टिसिज्म HAC का पता लगाने के लिए किया जाता है और यह परीक्षण जो है कुशिंग सिंड्रोम के शुरुआती निदान के लिए किया जाता है। इन वेटनरी मेडिसिन द LDDST टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट हाइपर एड्रेनोकोर्टिसिज्म HAC इन डॉग्स एंड कैट। दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके जस्ट विपरीत होता है हाइपो एड्रेनोकोर्टिसिज्म, जिसे कि एडिसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वह पर्याप्त हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है और यह जो डिजीज है यह डॉग्स और ह्यूमन दोनों को ही इफेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डैश आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट रिस्पोंड टू द बाइंडिंग ऑफ देयर cognate lipid signal by regulating which genes are expressed within particular cells under particular conditions। इसका मतलब है
सभी डैश ट्रांसक्रिप्शन कारक जो विशेष परिस्थितियों में विशेष कोशिकाओं के भीतर व्यक्त किए गए जीन को विनियमित करके उनके संज्ञानात्मक लिपिड सिग्नल के बंधन का जवाब देते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स वे होते हैं जिन्हें परमाणु हार्मोन रिसेप्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए से बंधकर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज ए रिले स्टेशन फॉर एंड ए मॉड्यूलेटर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम सेंसरी सिस्टम एंड अदर ब्रेन रीजन्स। यानी कि संवेदी प्रणालियों और अन्य मस्तिष्क क्षेत्रों से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पारित करने वाली जानकारी के लिए एक रिले स्टेशन और एक सेंसरी सिस्टम कौन सा है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रोलाइज्ड विथ एसिड्स और एंजाइम्स इट इज चेंज्ड इनटू डेक्सट्रिन, माल्टोज एंड फाइनली इनटू ग्लूकोज। आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आपको पहचानना है कि वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो कि एसिड या एंजाइम के साथ हाइड्रोलाइज्ड होता है, तो यह डेक्सट्रिन, माल्टोज और अंत में ग्लूकोज में बदल जाता है। तो इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ग्रुप्ड अंडर अमीनो पॉलीसैकेराइड्स, इट इज प्रेजेंट इन स्किन, साइनोवियल फ्लूइड एंड अम्बिकल कॉर्ड। आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट। इसका ट्रांसलेशन है, यह अमीनो पॉलीसैकेराइड के तहत समूहीकृत है। यह त्वचा, श्लेष्मा द्रव्य एवं गर्भनाल में मौजूद होता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। इसके ऑप्शन है हाइड्रोलोनिक एसिड, ऑप्शन बी है लिग्निन, ऑप्शन सी है हेपेरिन, ऑप्शन बी है लिग्निन, ऑप्शन सी है हेपेरिन, ऑप्शन डी है सुबेरिन। तो जो राइट आंसर है वह होगा हाइड्रोलोनिक एसिड। हाइड्रोलोनिक एसिड जो होता है वह प्रेजेंट होता है स्किन में, साइनोवियल फ्लूइड में और अम्बिकल कॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एन अमीनो एसिड in the form of ammonia and the detachment of non-nitrogenous residue from it is called। यानी कि अमोनिया, इसका मतलब है अमीनो एसिड से अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का अलग होना और फिर उसमें से गैर नाइट्रोजन अवशेषों को अलग करना क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है एमाइनेशन, डी एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन, यूरिया फॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिमिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन इज एक्सेस इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ आर्जिनिन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि अधिक मात्रा में लाइसिन आर्जिनिन के उत्सर्जन को बढ़ाता है और यह किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है एमिनो एसिड एंटागोनिज्म, ऑप्शन बी है एमिनो एसिड टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी है एमिनो एसिड डिफिशियंसी, ऑप्शन डी है एमिनो एसिड इनबैलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एमिनो एसिड एंटागोनिज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल क्रेजी चिक डिजीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अटैक्सिया, हेड रिट्रैक्शन एंड साइक्लिंग विथ लेग्स, इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो इसका मतलब है कि जो क्रेजी चिक डिजीज है वह कौन सी विटामिन की कमी से होता है। इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। जैसा कि आप सबको पता है विटामिन ई का जो उपनाम है वह है अल्फा टोकोफेरोल। इसके साथ ही इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से कुछ रोग होते हैं जैसे कि क्रेजी चिक डिजीज, इंसेफेलोमलेशिया, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी और जो हॉर्स होता है उसमें टाइंग अप हो जाता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट कोज विटामिन के डिफिशियंसी, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक है जो विटामिन के की कमी का कारण नहीं बनता है। इसमें ऑप्शन ए है माइकोटॉक्सिन एंड मोल्ड्स प्रेजेंट इन फीड, ऑप्शन बी है हेमोरेजिक गैस्ट्रिक अल्सर विच ओकर्स फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन सी है एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी विटामिन के इन द फीड, एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज कंट्रोल फीडिंग विथ लेस पास्चर एंड अल्फा मील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्रीज कंट्रोल फीडिंग विथ लेस पास्चर एंड अल्फा मील। इसके ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन हैं वह इसका कारण होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है वह इसका कारण नहीं होता है। विटामिन के जो होता है उसे एंटी हिमोरेजिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन के की कमी के कारण कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि ब्लीडिंग डिजीज, और इसके साथ ही इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डिस्क्राइब हाउ द चेन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर इंटरेक्ट थ्रू द आर ग्रुप्स ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। यह वर्णन करता है कि कैसे द्वितीयक संरचना की श्रृंखलाएं एमिनो एसिड अवशेषों के आर ग्रुपों के माध्यम से आगे परस्पर क्रिया करती हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है टेरिटरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी है क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आएगा ऑप्शन सी, तृतीयक प्रोटीन संरचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पल्स मेकिंग, it contains enough nutrients and is used for feeding the animal along with the concentrate mixture, यानी कि यह दाल बनाने की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं और इसका उपयोग सांद्र मिश्रण के साथ पशु को खिलाने के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है मेज ग्लूटेन फीड, ऑप्शन बी है राइस ब्रान, ऑप्शन सी है राइस पॉलिश, ऑप्शन डी है हस्क एंड चूनीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। जो हस्क है उसका प्रयोग दाल बनाने की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द वाटर एक्सट्रैक्ट अ थिक ब्लैक लिक्विड रिमेन्स, द प्रोडक्ट हैज 70 to 75% ड्राई मैटर, इट कंटेन्स अबाउट 90 to 95% ऑर्गेनिक मैटर एंड 2 to 4% crude protein. Most of the crude protein presents in the form of non-protein nitrogen compounds, including amine and vitamine, which is responsible for the fishy aroma associated with the extraction process. Identify the type of fodder. इसका ट्रांसलेशन है, पानी के अर्क से चीनी को अलग करने के बाद एक गाढ़ा काला तरल रहता है। उत्पाद में 70 to 75% ड्राई मैटर है। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बनिक पदार्थ और 2 से 4% कच्चा प्रोटीन होता है। अधिकांश कच्चे प्रोटीन गैर नाइट्रोजन प्रोटीन यौगिकों में प्रस्तुत होते हैं, जिनमें एमीन और विटामिन शामिल हैं, जो निष्कर्षण प्रक्रियाओं से जुड़ी गड़बड़ सुगंध के लिए जिम्मेदार हैं। चारे के प्रकार को पहचानिए। इसके ऑप्शन है बीट, मोलासेज, शलजम, सैंजिक और गाजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है बीट मोलासेज, यानी कि गुड़ चुकंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कंटेन्स लेस देन 1% ईथर एक्सट्रैक्ट, सो ऑल्सो कॉल्ड द ऑयल केक। आइडेंटिफाई द केक, यानी कि इसमें 1% से भी कम ईथर का अर्क होता है। इसे
इसे व्यर्थ केक भी कहा जाता है। तो आपको पहचानना है इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। ऑप्शन ए है घानी प्रेस्ड केक, ऑप्शन बी है एक्सपेलर प्रेस्ड केक, ऑप्शन सी है सोलवेलेंट एक्सट्रैक्टेड केक और ऑप्शन डी है कॉटन सीड केक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सोलवेलेंट एक्सट्रैक्टेड केक। इसमें 1% से भी कम ईथर एक्सट्रैक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक्सी एंड एबोमेस्टाइटिस ऑफ शिप इज कॉज्ड बाय द एक्सोटॉक्सिन ऑफ, यानी कि जो ब्रेक्सी है वह किसके कारण होता है। तो इसके ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग सेलेक्टिवली इनहिबिट्स फंगल ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग इलोंगेशन फैक्टर सेकंड एंड डिसरप्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि फंगस रोधी दवाओं का नया वर्ग चुनिंदा रूप से बढ़ाव कारक 2 को अवरुद्ध करके प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करके कवक के विकास को रोकता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोसाइड पेप्टाइड्स, ऑप्शन बी है सोडेरिन्स एंड एजासोडेरिन्स, ऑप्शन सी है सिसियोपाइरोक्स ओलामाइन, ऑप्शन डी है पॉलिनेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोडेरिन्स एंड एजोसोडेरिन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस टू एजोल इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि निम्न में से किस कारक के कारण एजोले का प्रतिरोध नहीं होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कवक कोशिका झिल्ली में स्टेरोल और फास्फोलिपिड संरचना में परिवर्तन के कारण एजोल प्रतिरोध हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फंगस रोधी दवाओं की पारगम्यता कम हो जाती है। ऑप्शन बी है लक्ष्य एंजाइम 14 अल्फा डेमिथाइलस में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन से एजोल दवाओं का प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन सी है मात्रात्मक संशोधन एंजाइम की बढ़ी हुई प्रतिलिपि संख्या से उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कवक सांद्रव के संश्लेषण में वृद्धि हो सकती है। और ऑप्शन डी है द्वितीय मारियल संक्रमण, यानी कि सेकेंडरी मैरियल इन्फेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी सेकेंडरी मैरियल इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट बोर्ना डिजीज़, यानी कि बोर्ना डिजीज का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। आपके MPAVFO के पेपर को देखते हुए इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी करवाया जा रहा है। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोवाइन एनाप्लाज्मोसिस और गाल सिकनेस किसकी कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनाप्लाज्म मार्जिलेन, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है if a DNA or RNA molecule is labeled with a marker such as a radioactive and non-radioactive signal molecules, it constitutes a DNA or RNA probe that can be detected. This technique is called, यानी कि यदि एक DNA या RNA अणु को मारकर जैसे कि रेडियोधर्मी या जो नॉन रेडियो एक्टिव सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं के साथ लेबल किया जाता है, तो यह एक DNA या RNA जांच करता है जिसका पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी है सेंजर्स टेक्निक, ऑप्शन सी है CPR और ऑप्शन डी है DNA सीक्वेंसिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन या आणविक संकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल जीनोमिक DNA इंक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स इज प्यूरिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक digestion with a restriction endonuclease and identify the technique।
यानी कि क्रोमोसोम और प्लाज्मिड सहित कुल जीनोमिक डीएनए को शुद्ध किया जाता है और एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के साथ एंजाइमी पाचन के अधीन किया जाता है। इस तकनीक को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन ए है पीसीआर, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एनालिसिस या आरईए, ऑप्शन सी है डीएनए सीक्वेंसिंग और ऑप्शन डी है एफआईएसएच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एनालिसिस या आरईए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन विच इज ऑल्सो नोन एज फाउल इन द फुट और फुट रूट इज एन एक्यूट और सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंटरडिजिटल डर्मेटाइटिस। यह स्थिति जिसे फाउल इन द फुट या फुट रोट के नाम से भी जाना जाता है एक एक्यूट या सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंटरडिजिटल डर्मेटाइटिस है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोवाइन इंटरडिजिटल नेक्रोबैसिलोसिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफिलस प्रजातियों के आइसोलेट्स पोषक तत्व अगर फैले हुए हैं और XV और XV कारकों वाले डिस्क को इनोक्यूलेटेड मीडिया पर रखा गया 3 दिनों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर 10% कार्बन डाइऑक्साइड में उष्मायन के बाद हीमोफिलस प्रजातियों की कॉलोनियों के डिस्क के चारों ओर बढ़ती हैं और जो विशेष आइसोलेट द्वारा आवश्यक विकास कारक की आपूर्ति करती है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग परीक्षण के तहत 1% चीनी युक्त फिनोल लाल शोरबा फिल्टर निष्फल V और X कारक और 1% सीरम का उपयोग किया जाता है। आकृति से पहचानिए कि वृद्धि के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। यानी कि आपको इसमें पहचानना है कि इनकी ग्रोथ के लिए कौन सा कारक आवश्यक। ऑप्शन ए है फैक्टर X, ऑप्शन बी है V फैक्टर, ऑप्शन सी है दोनों समान रूप से आवश्यक हैं और ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी वेक्टर वी। वेक्टर वी इनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्व्स विथ हाइपोगैमोग्लोब्यूनेमिया कैन बी गिवन IV। तो बछड़े को अंतःशिरा में दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है बोवाइन गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है सप्लीमेंटेड विथ फ्लूइड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक्स और ऑप्शन सी है डाइटरी रेजिम्स में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ओडिमा डिजीज एंड अदर पोस्ट वेनिंग कंडीशंस और ऑप्शन डी है वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट काउज विथ प्यूरिफाइड E. coli K99 फिम्ब्रियल और वोल सेल प्रिपरेशंस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बोवाइन गामा ग्लोबुलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर बेसिक सब्सटेंस दैट कंटेन नाइट्रोजन इन द heterocyclic ring. They are widely distributed in plants. It has been estimated by 15 to 20% of the vascular plants contain alkaloids. Identify the toxicants. यानी कि वे मूल पदार्थ हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होता है। वे पौधों में व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी संवहनी पौधों में 15 से 20% में क्षारांग होते हैं और इस जो विषाक्तता है इसकी आपको पहचान करनी है। इसके ऑप्शन है एल्कलॉइड्स, ऑप्शन बी है ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है फिनोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्कलॉइड्स, ऑप्शन ए। एल्कलॉइड्स ही वे पदार्थ हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लाइकोसाइड टॉक्सिकेंट। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइकोसाइड विषैला नहीं है। ऑप्शन ए है सैपोनिन्स, ऑप्शन बी है साइनोजेंस, ऑप्शन सी है ग्लूकोसाइनोलेट्स,
ऑप्शन डी है गोसीफोल। तो इसका करेक्ट आंसर है गोसीफोल। जो हॉर्स होता है वह गोसीपोल विषाक्तता के लिए प्रतिरोधी या रेसिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड अडल्ट्रेंट इज मिक्सड विथ घी, यानी कि निम्न में से कौन सा खाद्य मिश्रण में घी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है स्वीट पोटैटो, ऑप्शन सी है आर्गेमोन ऑयल, ऑप्शन डी है कलर्ड सो डस्ट। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वीट पोटैटो या शकरकंद। तो इसमें घी मिलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लिपिंग वूल। कतरन ऊन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, भेड़ जो होती है उसमें जो भेड़ की आँखों के चारों ओर से ऊन को हटाया जाता है उसे आइंग कहते हैं, और ये किया जाता है ताकि वूल ब्लाइंडनेस को रोका जा सके। इसके अलावा शिप में जो फीमेल भेड़ होती है ईव के पिछले हिस्से के ऊन को हटाया जाता है, तो इसे टैगिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है मैटिंग को आसान बनाने के लिए। और रिंगिंग जो होता है वह होता है नर भेड़ जो रैम होता है उसके जो पेनिस है उसके चारों ओर से ऊन को हटाना, और इसका जो पर्पस है वो भी होता है जो मेटिंग है समागम है उसको आसान बनाने के लिए। और क्लिपिंग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लिपिंग वूल। क्लिपिंग का मतलब होता है शरीर से बालों को हटाना। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है दे आर 4 to 6 inches in length, ऑप्शन बी है फाइन वूल हैज़ लेस सेरेशंस दैट कोर्स वूल, ऑप्शन सी है हेयर्स हैव नो सेरेशंस ऑन द सरफेस, ऑप्शन डी है वूल द वूल फैट इज क्यूटेनियस सिक्रेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फाइन वूल हैज़ लेस सेरेशंस दैट कर्स वूल। महीन ऊन में मोटे ऊन की तुलना में कम सेरेशन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिड्स आर बिगर इन साइज दैन ईदर पेरेंट्स एंड मोर विगरस, दिस इज रेफर्ड टू एज। हाइब्रिड आकार में माता पिता से बड़े और जोरदार होते हैं, इसे कहा जाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो है हाइब्रिड बिगर, ऑप्शन बी है हाइब्रिड गेटवे, ऑप्शन सी है हॉर्मसिस, ऑप्शन डी है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइब्रिड विगर। जैसा कि आप इसके क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं कि इसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। एमपी एवीएफओ में सर्जन लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ब्रीडिंग विथ क्लोज रिलेटिव्स लाइक फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन एंड ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि यह पिता और बेटी, माता और पुत्र, भाई और बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों के साथ जो है प्रजनन है। तो इसका ऑप्शन है इनब्रीडिंग, ऑप्शन बी है आउट ब्रीडिंग, ऑप्शन सी है लाइन ब्रीडिंग, ऑप्शन डी है आउट क्रॉसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है संबंधित जानवरों में प्रजनन, जैसे कि फादर डॉटर, मदर सन एंड जो ब्रदर एंड सिस्टर। और जो इनब्रीडिंग है इसकी वजह से जानवर की जो फिटनेस है और जो उसकी प्रजनन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, जिसे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इनब्रीडिंग दो प्रकार की होती है, जो फर्स्ट है वो है क्लोज ब्रीडिंग और सेकंड है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में जो निकटस्थ संबंधित जानवर होते हैं उनके बीच प्रजनन करवाया जाता है, और जो लाइन ब्रीडिंग है उसमें जो दूर के रिलेशन वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जानवरों को क्रॉस करवाया जाता है तो उत्कृष्ट चरित्र वाले श्रेष्ठ जो एनिमल्स हैं कभी कभी दो माता पिता द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ जीनों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। संबंधित चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जो है क्रॉस पाया जाता है, इसे कहते हैं
When ordinary animals are crossed, superior individuals with outstanding characters are produced occasionally by the combination of certain genes supplied by the two parents, a combination found necessary for the expression of the character concerned. This is called. ऑप्शन ए है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी है निकिंग, ऑप्शन सी है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है डोमिनेंस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ के दौरान भ्रूण तेजी से विकास करता है, इस अवधि के दौरान गायों के उदर की आहार की आवश्यकता होती है। द फीटस मेक रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द डैश ऑफ गेस्टेशन एंड काउ रिक्वायर लिबरल फीडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो है ना, गाय को सबसे ज़्यादा आहार की आवश्यकता किस समय होती है? इसका ऑप्शन है फर्स्ट 2 मंथ, ऑप्शन बी है लास्ट 2 मंथ, ऑप्शन सी है मिडल मंथ्स, ऑप्शन डी है 3rd and 4th मंथ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लास्ट 2 मंथ, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन काउज आर डैश दे टेंड टू पुट ऑन फैट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द मिल्क। तो गाय जब डैश होती है तो दूध की कीमत पर वसा डालने की प्रवृत्ति रखती है। इसमें ऑप्शन ए है ओवर फैट, ऑप्शन बी है अंडर फैट, ऑप्शन सी है फेड इनफ, ऑप्शन डी है स्टार्व्ड। तो जब गाय ओवर फैट यानी कि भरपेट चारा खाई हुई होती है तो दूध की कीमत पर वसा डालने की प्रवृत्ति रखती है, यानी कि फैट ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आयताकार गुहा है जो दूध के भंडार के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए है मिल्क सिस्टर्न, ऑप्शन बी है क्वार्टर, ऑप्शन सी है टीट कैनाल, ऑप्शन डी है ट्यूबुलर कैनाल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिल्क सिस्टर्न। मिल्क सिस्टर्न है जो कि आयताकार होती हैं और ये जो है मिल्क के भंडारण के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस गिव्स द फाइनल स्टिमुलस almost similar to that provided by the suckling calves is released and the milk is let down। यह एक अंतिम उत्तेजना देता है, लगभग वैसा ही जैसा दूध पिलाने वाले बछड़े द्वारा प्रदान किया जाता है, और जो है मिल्क लेट डाउन में भी हेल्प करता है। तो जो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है रिलैक्सिन, ऑप्शन सी है सेरोटोनिन, ऑप्शन डी है डोपामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार दूध निकाल लिया जाता है तो दूध का और स्त्राव उत्तेजित होता है और दूध देना जारी रखना पड़ता है भले ही प्रसव नहीं हुआ हो, यह क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है वो है लैक्टेटिंग, ऑप्शन बी है मेंस्ट्रुएटिंग, ऑप्शन सी है कार्विंग, ऑप्शन डी है प्री मिल्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्री मिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर आराम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि एन एनिमल एट रेस्ट एंड डूइंग नो वर्क रिक्वायर्स डैश ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑप्शन ए है स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन बी है लार्ज अमाउंट, ऑप्शन सी है नो अमाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो अगर कोई जानवर आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे स्मॉल अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एनिमल फीड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु आहार के रूप में काम में नहीं लिया जाता है? इसके ऑप्शन है कैन मोलासेज, राइस स्ट्रॉ, सोरगम स्ट्रॉ और रागी स्ट्रॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैन मोलासेज। जो कैन मोलासेज है उसे पशु आहार के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। जो अनाज वाली फसलें होती हैं और दलहनी फसलें होती हैं, उनको काटने और तोड़ने के बाद
बचने वाला जो बाई प्रोडक्ट है उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, इसे भूसा भी कहा जाता है। और मोलासेज वह होती है जब चीनी मिल में गन्ने की शोधन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला गाढ़ा भूरे रंग का जो बाई प्रोडक्ट होता है, जिसे कि जानवरों के लिए त्वरित ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है, इसे सीरा या मोलासेज कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईएजेपियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है निरोधी, ऑप्शन बी है मांसपेशियों को आराम देने के लिए, ऑप्शन सी है भूख उत्तेजक के रूप में, ऑप्शन डी है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ सीजर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सीजर्स का दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेराकोक्सिब? निम्नलिखित में से कौन सा डेराकोक्सिब का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए है सीएनएस डिप्रेशन, ऑप्शन बी है हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी है ब्रेडी काइनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रेडी काइनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनट्रू अबाउट कीटोप्रोफेन? तो जो कीटोप्रोफेन होता है इसे कीटोफेन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक NSAID है। इसका उपयोग पशुओं में दर्द और सूजन के इलाज और बुखार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फार्म एनिमल्स में नहीं किया जाता है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कीटोप्रोफेन इज ए सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ COX। इसके ऑप्शन है कीटोप्रोफेन COX एक चयनात्मक अवरोधक है। ऑप्शन बी है यह LOX मार्ग के माध्यम से LTB4 जैव संश्लेषण को रोकता है, जो एक विरोधी उत्तेजक अभिकर्ता के रूप में इसकी प्रभावकारिता को व्यापक कर सकता है। ऑप्शन सी है यह प्रोटीओग्लिकेन बायोसिंथेसिस को बढ़ावा दे सकता है, इससे श्लेष्म झिल्ली गतिविधि में वृद्धि हो सकती है और श्लेष द्रव्य की चिपचिपाहट बढ़ सकती है। ऑप्शन डी है केटोप्रोफेन से जुड़े शक्तिशाली विरोधी उत्तेजक प्रभाव सूजन के स्थलों पर इसके जब्ती के कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए सूजन वाले श्लेष जोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कीटोप्रोफेन COX का एक चयनात्मक अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रामाइसिन इज नॉट यूज्ड ऑन स्मॉल एनिमल्स? ऑप्शन ए है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी है क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी है माइनोसाइक्लिन। तो इसमें पूछा है कि किस टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग छोटे जानवरों पर नहीं किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लोरटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइस्टेटिन एंड नेटामाइसिन आर पोलिन एंटीबायोटिक्स डेराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसीज SPP, ऑप्शन बी है सूडोमोनास SP, ऑप्शन सी है बेसिली SP, ऑप्शन डी है स्टेफाइलोकोकाई SP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसीज SPP। नेटामाइसिन जो होती है इसे पिमारिसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एंटी फंगल दवा है और इसका उपयोग आँख के आसपास के फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसेज SPP एक एक्टिनोबैक्टीरिया का एक जीनस है। यह ग्राम पॉजिटिव सेप्रोफाइट होता है। यह मिट्टी, पानी और हवा में पाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसेज SPP से कई प्रकार की एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ बनती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसीज SPP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसिस्टोडल ड्रग्स किल्स, यानी कि जो एंटीसिस्टोडल ड्रग्स होती है वह किसको मारती है? ऑप्शन ए है टैपवर्म्स, ऑप्शन बी है सिल्क वर्म्स, ऑप्शन सी है नेमेटोड्स, ऑप्शन डी है ऑर्थोपोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैपवर्म या फीताकृमि।
एंटीसिस्टोडल ड्रग्स जो होती है वह फीता कर्मियों को किल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनट्रू अबाउट डेकोक्वेनेट। ऑप्शन ए है डेकोक्वेनेट एक क्वेनोलोन है। ऑप्शन बी है डेकोक्वेनेट एक लिपोफिलिक है। ऑप्शन सी है कोक्सीडियोसिस की रोकथाम के लिए कैटल, शिप, गोट एंड बॉयलर्स में उपयोग के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ऑप्शन डी है यह नैदानिक कोक्सीडियोसिस के इलाज के लिए प्रभावी है। तो जो इसके ऑप्शन ए, बी और सी है ये तो करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन सी है यह करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप सबको पता है कोक्सीडियोसिस के इलाज के लिए एम्प्रोलियम पाउडर का उपयोग किया जाता है 125 से 250 ppm पानी पीने के पानी में, और इसके साथ ही सल्फा ड्रग और शटल एंड रोटेशनल प्रोग्राम काम में लेते हैं ताकि ड्रग रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट ओमेगा इंटरफेरोन इज गिवन, यानी कैट ओमेगा इंटरफेरोन द्वारा दिया जाता है। तो आपको साइट बतानी है। ऑप्शन ए है पेरेंटल रूट, ऑप्शन बी है टॉपिकली, ऑप्शन सी है ओरली, ऑप्शन डी है इन बोन्स। जो कैट्स होती हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट फेलिन इंटरफेरोन ओमेगा दिया जाता है। यह इम्यूनोस्टिमुलेंट का कार्य करता है जिसका इस्तेमाल बिल्लियों में इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे विरबैगन ओमेगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल त्वचा के नीचे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, यानी कि सब कट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पेरेंटल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन 1903। निम्न में से कौन सा ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना 1903 की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए है यह योजना सरकार के वित्तीय और नैतिक समर्थन के बिना एक व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी है कार्यरत कर्मचारी अप्रशिक्षित थे। ऑप्शन सी है संचालन का क्षेत्र छोटा था और गतिविधियां भी सीमित थी। ऑप्शन डी है लोगों की भागीदारी भी अधिक थी। तो आप सबको बता दें कि 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने सुंदरवन बंगाल के एक क्षेत्र में सहकारी सिद्धांतों के आधार पर आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनाई, और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1903 में हुई थी। उन्होंने इस प्रकार के एक गांव का आयोजन किया और सहकारी ऋण समिति की स्थापना की, और यह जो है 1916 तक काम करती रही। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोगों की भागीदारी भी अधिक थी। तो यह इसकी सीमा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। यह योजना 1947 की अंतिम तिमाही में 1 अप्रैल 1950 को शुरू की गई थी। इसे 1 और डैश तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन ए है मद्रास राज्य की फिरका योजना। ऑप्शन बी है भारत ग्राम सेवा। ऑप्शन सी है नीलो खेरल परियोजना। ऑप्शन डी है इटावा पायलट परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फिरका डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मद्रास स्टेट। जो फिरका योजना है, फिरका विकास योजना 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे कि अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु में है, में शुरू की गई थी। यह एक ग्रामीण विकास पहल थी। इसका उद्देश्य था गांव में रहने की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीणों के बीच उनकी समस्याओं में सक्रिय और बुद्धिमान रुचि प्रदान करना या रुचि पैदा करना, जिससे कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह योजना भारतीय डेयरी मवेशी और भैंस को बेहतर बनाने और क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक विकसित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दुधारू संघ NMH। ऑप्शन बी है नेशनल मिल्क ग्रिड। ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, नेशनल मिल्क हर्ड। नेशनल मिल्क ग्रिड NMG की शुरुआत जो है वह 1970 में हुई थी और नेशनल मिल्क हर्ड NMH की शुरुआत भी 1970 में हुई थी। यह दोनों ही भारत के पशुपालन विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा पोल्ट्री कोऑपरेटिव को सहारा देने वाली कुछ संस्थाएं हैं जिनमें NCDC प्रमुख है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीदारी की सीमा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है लंबी अवधि की योजनाएं, ऑप्शन बी है उदार भागीदारी, ऑप्शन सी है कोई भागीदारी नहीं, ऑप्शन डी है प्रतिबंधित भागीदारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉन्ग टर्म प्लान्स या लंबी अवधि की योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन दिस सिस्टम, ए नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस are taken up in the farm and no single enterprises is relatively more important than other enterprises. In other words, no source of income is equal in terms of the percentage of the total income of the farm. यानी इसका मतलब है खेती के प्रकार की पहचान करें। इस प्रणाली में कई उद्यमों को खेत में लिया जाता है और कोई भी उद्यम अन्य उद्यमों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में खेत की कुल आय के प्रतिशत के संदर्भ में आय का कोई भी स्रोत समान नहीं है। ऑप्शन ए है विशेष कृषि, ऑप्शन बी है विविध कृषि, ऑप्शन सी है मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी है सूखी खेती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, विविध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण करते हैं और एक राय देते हैं। दो मूल्यांकनकर्ताओं के बीच घटना के विवरण में अंतर देखा जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि एक ही पर्यवेक्षक एक ही कार्यक्रम के बारे में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग राय देता है। त्रुटि की पहचान करें। ऑप्शन ए है अवलोकन की त्रुटि, ऑप्शन बी है मापने के उपकरण की त्रुटि, ऑप्शन सी है झूठी प्रक्रियाओं की त्रुटि, ऑप्शन डी है परिचालन कठिनाइयों की त्रुटि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, झूठी प्रक्रियाओं की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक घोड़ी की जांच के लिए बुलाया जाता है जिसे हॉल में ही एक सफल रेसिंग करियर के बाद ब्रूडमेयर फार्म में लाया जाता है। यह लेट स्प्रिंग है, लेकिन घोड़ी ने केवल आंतरायिक आधार पर एस्ट्रस व्यवहार दिखाया है। जैसे ही आप घोड़ी के पास जाते हैं आप देखते हैं कि वह बड़ी है। जननांग परीक्षा से एक सामान्य योनि का पता चलता है, लेकिन जब आप स्पेकुलम को प्रवेश कराते हैं तो इसे केवल 5 से 6 इंच अंदर तक ही डाला जा सकता है। योनि के माध्यम से जननांग पथ की डिजिटल परीक्षा से वेस्टिब्यूलोवैजाइनल कंजक्शन के स्तर पर पूर्ण रुकावट का पता चलता है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के बाहरी OAS का कोई सबूत नहीं होता है। गुदा की जांच करने पर आप योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और डिंब वाहिनी को अनुपस्थित पाते हैं। गोनाड्स आकार में सममित होते हैं, जो ओव्यूलेशन फोसा के कारण होने वाले सामान्य आइडेंटेशन के बिना होते हैं, जो इक्वाइन अंडाशय की विशेषता है। नैदानिक स्थिति की पहचान करें, यानी कि आपको जो कंडीशन दी गई है आपको बताना है कि ये कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन ए है नॉन मोटाइल स्पर्म्स, ऑप्शन बी है इम्पोटेंसी, ऑप्शन सी है एंड्रोजन असंवेदनशीलता, ऑप्शन डी है बांझपन। तो जो कंडीशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं तब एक अन्य सीमा पदार्थ का स्राव करती है जो ग्रेनुलोसा के भीतर स्थित होता है और जो तुरंत
डिम्बाणु जन कोशिका को घेर लेता है? ऑप्शन ए है सिस्ट, ऑप्शन बी है एक्रोसोम, ऑप्शन सी है जोना कोरोना, ऑप्शन डी है जोना पेलुसिडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन पेप्टाइडोग्लाइकेन पर कार्य करके कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है, जो जीवाणु कोशिका की दीवारों के लिए एक अद्वितीय घटक है। तो यह किस प्रकार के प्रतिजैविक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कवकनाशी, ऑप्शन बी है जीवाणुरोधी, ऑप्शन सी है जीवाणुनाशक, ऑप्शन डी है विषाणुनाशक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियोस्टैटिक या जीवाणुरोधी। बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स को इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, इसमें लास्ट वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टैच्यू, यानी कि किसी चीज़ को कुछ टाइम के लिए रोक देना। तो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को रोकने वाली जो औषधियाँ हैं उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स कहते हैं। और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स वे होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फेनोमाइड की क्रिया का तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण का निषेध, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति का निषेध, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण का निषेध, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति व्यवधान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोवाइन जेनाइटल कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस किस प्रजाति के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनट्रू अबाउट ब्रुसेला स्पीसीज? तो इसका ऑप्शन ए है छोटा ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई, ऑप्शन बी है संशोधित चिहल नेल्सन विधि का उपयोग करके लाल रंग का दाग लगाना, ऑप्शन सी है वायुजीवी और कैप्रोफिलिक, ऑप्शन डी है जानवरों की कुछ प्रजातियों के प्रजनन अंगों को लक्षित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमित रूप से परिगुदीय ऊतकों में दमनकारी प्रगतिशील गहरे अल्सर वाले ट्रैक्ट को पुनः उत्पन्न कर रही हैं। ऑप्शन ए है गुदा शिथिलता, ऑप्शन बी है परिगुदीय नाव व्रण, ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिनियल फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम डीप इंट्राऑपरेटिव पेरिनियल फिस्टुलाई सैंपल्स? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया गहरे अंतर्गर्भाशयी पेरिनियल फिस्टुला नमूने से पृथक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,